हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज अर्थ शाइन। एंड यहाँ पे आप सबका स्वागत है इस नए लेक्चर में। यहाँ पे हम अब लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं सेल चैप्टर का, क्लास 11th सेल चैप्टर। ठीक है, यहाँ हम लोग सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग भी देखेंगे और नीट के अकॉर्डिंग भी हम लोग बेसिक से समझते जा रहे हैं। तो पीछे हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें 8.1, 8.2 और 8.3 कवर किए थे। अब ये है नया टॉपिक हमारा 8.4, जिसमें क्या है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे चैप्टर या लेक्चर शुरू करेंगे। एंड मैं यही बोलूँगी कि ये लेक्चर करने से पहले पीछे के जो 3 लेक्चर है वो आप करके आइएगा। हाँ, आई नो वॉइस थोड़ी स्लो है, बट कुछ टाइम और फिर मैं एक माइक ले लूँगी तो थोड़ा ठीक रहेगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तब वॉइस थोड़ी ठीक हो जाएगी मेरी। तो अभी के लिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। पेन ले लूँ? हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसके बारे में हम लोग बेसिक जो चीज़ें हैं ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लाइक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का मतलब इन दोनों सेल के बीच का जो डिफरेंस था वो हम लोग पढ़ रखे हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बस इसका बेसिक थोड़ा सा जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब कि ऐसे सेल जिसके जो न्यूक्लियस हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। ये तब तक के सेल की बात की जा रही है, उन सेलों की बात की जा रही है जहाँ पे जिनके जो न्यूक्लियस हैं वेल डिफाइंड नहीं है, उनमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बना हुआ नहीं है, मतलब बिना मेम्ब्रेन बाउंड के जो चीज़ें हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब इसमें कुछ जो पॉइंट्स मैं लिख कर के आई हूँ इसको हम लोग अब एक्सप्लेन करेंगे, और ये सारा कुछ एनसीईआरटी बेस्ड ही है, एनसीईआरटी की ही लाइंस हैं यहाँ पे, उसी को मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे मैं करके लाई हूँ। तो हम लोग यहाँ से आसानी से ऐसा लगेगा कि जैसे हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि ये जो लाइन्स है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। इसकी डिफिनेशन जो है कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। अगर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अगर हम लोग को जानना है तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं, बैक्टीरिया। सिंपल कुछ भी हो, बैक्टीरिया ये कॉमन एग्जांपल, ये हर एक जगह पे यूज होता है। फिर ब्लू ग्रीन अलगी, और ये ब्लू ग्रीन अलगी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल, ये आपको भी पता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे जो सेल्स हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं। इसमें कोई भी इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो होते हैं वो होते हैं इसमें, जैसे कि राइबोसोम। ठीक है, दे आर प्रिमिटिव सेल, जैसे कि मैं पहले बताई प्रिमिटिव सेल होते हैं। इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये कह रहा है। अब इसमें एनसीईआरटी की कुछ लाइन है, क्या कह रहा है एनसीईआरटी की लाइन, स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं ये यूकैरियोटिक सेल से स्मॉलर होते हैं। जैसे बैक्टीरिया का, टिपिकल बैक्टीरिया का क्या था, 1 to 2 माइक्रोमीटर था, 1 to 2 माइक्रोमीटर। और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का कितना था, 10 to 20 माइक्रोमीटर था। ठीक है, तो ये था हमारा, ये जो देखो मेजर डिफरेंस यहाँ पे आपको शो हो रहा है, इसके साइज में ही डिफरेंस शो हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। अब मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। अब जैसे देखो हम लोग के शरीर में क्या होता है, हम लोग अगर थोड़ा रिलेट करना चाहें तो हम लोग अपनी बॉडी से ले सकते हैं। लाइक अगर देखो छोटा बच्चा जो होता है वो कितनी तेज़ी से ग्रो करता है कि नहीं, या फिर छोड़ते हैं हम लोग रनिंग की जो एबिलिटी है, ठीक है, वो देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वो एकदम हवा की स्पीड से दौड़ते हैं। लाइक उनमें वो एनर्जी होती है जिससे वो पूरी स्पीड से दौड़ते हैं, उनका शरीर हल्का होता है, वेट कम होता है। ठीक है, तो वो काफ़ी स्पीड से आगे तक भाग सकते हैं। लेकिन यही अगर हम लोग जो हम लोग ग्रो कर चुके हैं, अगर हम लोग दौड़ेंगे तो हम लोग उतनी स्पीड से नहीं दौड़ पाएंगे। मैं यहाँ पे रनर वगैरह की बात नहीं कर रही, जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं नॉर्मल पीपल की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग नहीं उनको वो कर पाते। तो इसलिए यहीं पे ये है कि ये मल्टीप्लाई करते हैं काफ़ी फास्ट, क्योंकि ये क्या होता है, ये छोटे होते हैं थोड़े, और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, बड़ा होता है, इसीलिए ये काफ़ी फास्ट ग्रो करते हैं।
फिर शो ग्रेट वेरिएशन इन शेप एंड साइज, और ये जो है इसी वजह से ये वेरिएशन भी काफ़ी शो करता है अपने साइज और शेप में। तो ये थी कुछ लाइंस एनसीईआरटी की, ठीक है। अब इसमें कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्ट्रक्चरली सिंपल है लेकिन फंक्शनली एफिशिएंट है। मतलब कि इनका जो शेप है वो काफ़ी आपको सिंपल लगेगा, बट इनके जो काम होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, ठीक है। ये कहना चाह रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चरली सिंपल है लेकिन इसके अलग अलग काम को अगर आप देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे। तो ये चीज़ भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। अभी हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करने वाले हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है। इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेंगे, हाँ हो गया। अब यहाँ हम लोग फिर इसके आगे शुरू करेंगे इसके एग्जाम्पल, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे भी हम लोग पिछले स्लाइड में भी देखे थे, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन अलगी भी बोला जाता है, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा क्या था, इसकी एक खासियत जो थी वो क्या थी कि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। ये ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल है ये माइकोप्लाज्मा जो कि ये एक्सेप्शन है। क्यों है, क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको एक्सेप्शन बोला गया है। और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, याद रखना। अब पीपीएलओ का फुल फॉर्म भी पीछे देखे थे हम लोग, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे फिगर दिया है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सब का यहाँ पे दिया गया है डायग्राम। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो एनसीईआरटी में लिखी गई थी कि माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। देखो बताया गया है, मैं यहाँ पे बताई थी। पीपीएलओ स्टैंड फॉर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बताया जा चुका है। माइकोप्लाज्मा लैक्स अ सेल वॉल मेकिंग इट यूनिक अमंग प्रोकैरियोट्स। ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है इस माइकोप्लाज्मा की कि ये प्रोकैरियोट होते हुए भी इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। अब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा इज रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट होता है बिकॉज इट हैज़ नो सेल वॉल। इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, इसी वजह से ये होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे साइज के बारे में जानेंगे, साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। हाँ दिख रहा है, हाँ। तो यहाँ पे साइज देखते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे फिर से हम लोग साइज के बारे में पढ़ने वाले, लेकिन लास्ट स्लाइड में भी मैं साइज के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करी थी, तो आई होप कि आपको याद होगा वो चीज़। यहाँ पे क्या है कि टिपिकल बैक्टीरिया क्या बताई थी अभी, 1 to 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर, और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर। वायरस कितना है, 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम दिया गया है टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का, टिपिकल बैक्टीरिया का, पीपीएलओ, वायरस, ये सारा कुछ, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है जो हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर का लास्ट पेज, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी फैक्ट्स क्या लिखे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मच स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। ये यहाँ पे सामने हम लोगों को दिख रहा है, ये यहाँ देखो डिफरेंस साफ पता लग रहा है। फिर स्मॉलर साइज अलाउज फास्टर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि अभी एग्जाम्पल से समझाई थी, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि स्मॉलर जो साइज हैं वो काफ़ी फास्ट ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। स्मॉलर सेल्स हैव अ हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। अब जो छोटे सेल्स होते हैं उनके पास हायर सरफेस एरिया होता है तो वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी, तो एक तौर पे हमारा रिवीजन हो गया इसका। अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करेंगे। आई नो आपको थोड़ा ये फास्ट लग रहा होगा, बट थोड़ा एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा मेरे पास ब्लैक बोर्ड टाइप नहीं है वैसा, जहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, अच्छे से धीरे धीरे, ठीक है। कैमरा वगैरह भी नहीं है, एकमात्र फ़ोन है जहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो प्लीज़ समझने की कोशिश करना कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना, ठीक है। एनसीईआरटी ही बेसिकली मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के अराउंड ही चीज़ें घूमती हैं पेपर में। एनसीईआरटी की ही लाइंस को ऐसे उठाया जाता है जैसे कि क्या बोलूँ, अच्छा छोड़ो, मैं इसे ऐसे बता देती हूँ कि मैं कैसे करने वाली हूँ। मैं एनसीईआरटी ऐसे एक्सप्लेन करूँगी, फिर क्वेश्चन सीरीज़ लाऊंगी इसकी, ठीक है, जिसमें हम लोग 500 प्लस क्वेश्चंस कर रहे होंगे इस चैप्टर के। 500 नहीं, 200 काफ़ी है इसमें। देखेंगे क्वेश्चन कैसा रहेगा। एनसीईआरटी को पूरा डिकोड करना है, ठीक है। हर कोई अपने तरीके से करता है, लेकिन
मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी नीट का तो अलग तरीके से मैं डिकोड करी हुई थी, तो उससे नंबर भी अच्छे आए थे मेरे, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना वो आप सबको भी दिखाया जाए। तो उससे पहले हम लोग एक बार एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सीरीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इस पर वापस आते हैं कि ये है क्या। अब यहाँ पे जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल देखने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस इन शेप एंड फंक्शन और प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ सिमिलर बेसिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसका शेप और फंक्शन देखें तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं इनका सिमिलर बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसका शेप साइज वगैरह लाइक एक जैसा होगा, ठीक है। मोस्टली इसमें सिमिलर चीज़ें होंगी। अब इससे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, अब वो क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। पहला, सेल वॉल प्रेजेंट होगा सारे प्रोकैरियोटिक सेल में एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ये ध्यान रखना, एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन चाहे केमिस्ट्री में हो चाहे बायो में हो, इसे हमें ध्यान रखना ही पड़ता है, क्योंकि यही हमें सबसे ज़्यादा लाइक क्या बोलो फंसाता यही है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोइड होता है, राइबोसोम्स होते हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, प्लाज्मिड्स होते हैं। ये प्लाज्मिड क्या है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। फिर इंक्लूजन बॉडीज, और यहाँ एक बात याद रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल में ही मोस्टली इंक्लूजन बॉडीज देखने को मिलते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल में नहीं मिलते, तो इसका ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे फिगर में भी दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें थोड़ा अगर डायग्राम इधर उधर थोड़ा हो तो इग्नोर करना, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें एक और चीज़ें ऐड होती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स एक ये प्रेजेंट होता है अपर लेयर में, ठीक है। ये भी हम लोग आगे जब हम लोग फिगर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल देखने को नहीं मिलते हैं, इसमें सिर्फ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ही देखे जाते हैं। ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इससे पहले देखो, राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, और ये प्रोकैरियोटिक में भी दिखता है हमें, और ये यूकैरियोटिक में भी दिखता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, लाइक ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, इसीलिए दोनों में ये पाया जाता है। और किसी में 70S, किसी में 80S राइबोसोम पाया जाता है। अब ये क्या है 70S 80S, ये भी एक्सप्लेन करेंगे हम आगे जा कर के, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आगे क्या कह रहा है। आगे हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग शेप जो है बैक्टीरिया का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, अब कितने तरह के हैं, तो 4 बेसिक शेप होते हैं। पहला रॉड शेप, स्फेरिकल शेप, कॉमा शेप और स्पाइरल शेप। बैसिलस में ये बैसिलस नाम याद रखना है, बैसिलस, कॉकस, विब्रियो, स्पिरिलम। ये ज़्यादा टफ नहीं है। अब एक बात याद रखना, हर एक चीज़ याद रखने के लिए निमोनिक्स के पीछे मत भागना, ठीक है, वरना ना आपको मेन चीज़ याद रहेंगी और अलग से निमोनिक्स याद करने का टेंशन अलग रहेगा कि नहीं पहले उसको याद करना फिर इसको, जिसे निमोनिक्स के थ्रू याद करना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपको मैं बताती जाऊंगी। तो ये सब कुछ आपको खुद से याद रखना है कि बेसिलस रॉड शेप होता है, कॉकस स्फेरिकल होता है, ऐसे याद रखना। ये लास्ट से स्पिरिलम, इसमें नाम से ही स्पाइरल शेप पता लग रहा है। विब्रियो, विब्रियो मतलब कॉमा जैसा लग रहा है, ठीक है। कॉकस में ओ है बीच में तो मतलब स्फेरिकल हो गया। बैसिलस में क्या हो गया, रॉड शेप। तो ऐसे आपको याद करना है। BCVS आई नो याद नहीं होना ऐसे, तो आप ऐसे ही यहाँ पे याद कर सकते हो। तो यही था शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ हम लोग सेल वॉल पढ़ेंगे, तो किसके रिस्पेक्टिव में, प्रोकैरियोटिक सेल के रिस्पेक्टिव में, ठीक है, रिस्पेक्ट में। आगे इसका डेफिनेशन क्या लिखा है सेल वॉल का, कि ये क्या है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो अगर मान लो कोई सेल है, तो अगर उसके अराउंड हम लोग अगर बाउंड्रीज यहाँ पे हम लोग लगा ले रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये बाउंड्री क्या करेगा, अंदर को क्या करेगा, अंदर वाली जो बाउंड्री है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये सेल वॉल भी यही करता है, और ये काफ़ी रिजिड होता है। इसको लाइक फोल्ड करना, लाइक ये सब नहीं किया जा सकता इसमें, ठीक है। ओवरऑल ये रिजिड होता है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अंदर के सेल को, और एक शेप दे रहा होता है। ये 3 काम होता है, एक शेप देना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, और स्ट्रक्चर देना अच्छे से, रिजिड शेप होना, ठीक है।
ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर वाला लेयर जो है ये क्या कहलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है, शेप देता है सेल को। ठीक है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। और अगर मान लो कि सेल वगैरह अगर डैमेज हो रहा है तो उसको रिजिड बना करके रखता है ताकि अंदर का जो सेल है वो डैमेज ना हो सके बाहर के एक्शन से। प्रिवेंट्स ऑस्मोटिक बर्स्टिंग, और ऑस्मोटिक बर्स्टिंग से भी ये बचाता है हमारे सेल को। मेंटेन्स रिजिडिटी, जैसा कि अभी बताई रिजिडिटी मेंटेन करता है, रिजिड होता है काफ़ी। तो ये था। फिर ये देखो यहाँ पे दिया आउटर कैप्सूल, इसको ग्लाइकोकैलिक्स बोला जाता है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आउटर जो लेयर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो क्या कहलाता है, ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है। बीच वाला सेल वॉल कहलाता है और तीसरा वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। अब एनसीईआरटी में पॉइंट क्या दिया गया है, द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, जो कि मैं अभी बताई कि जनरल प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन माइकोप्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये थी एनसीईआरटी की लाइन जो याद रखनी ही रखनी है। फिर कुछ चीज़ें दी गई, सेल वॉल प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन फॉर मोस्ट प्रोकैरियोट्स। तो मोस्ट प्रोकैरियोट्स में ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि मैं अभी आपको बता रखी हूँ। और यहाँ पे मोस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे हम सारे प्रोकैरियोट्स नहीं कह सकते हैं, बस ये कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोकैरियोट्स में ये प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब ये सब कुछ हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। और बेसिकली इसका अगर वो देखो कि काम तो दोनों में सेम होता है, सेम लाइक ओवरऑल कुछ चीज़ें छोड़ करके काम सेम होता है। ओवरऑल देखोगे तो जैसे कि सेल वॉल जो प्लांट सेल में है, प्लांट सेल में भी क्या प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, रिजिड होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये सेम होता है। तो ये हम लोग अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि ये लाइज बीनेथ जस्ट बीनेथ द सेल वॉल। तो ये आपको भी पता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दोनों सेम है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही को कहा जाता है। तो ये क्या प्रेजेंट होता है, कहाँ, सेल वॉल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। फिर इसका काम क्या है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये हर एक चीज़ को आसानी से सेल के अंदर जाने नहीं देता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि कुछ चीज़ें जो लायक हैं, जो अंदर भेजने लायक हैं, उनको भेजता है। बाकी लाइक जो टॉक्सिक चीज़ें हो गई इसके लिए, सेल के लिए, उसको वो बाहर ही रोक देता है, जाने नहीं देता। कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, और ये क्या करता है, अंदर इन एंड आउट में जो सब्सटेंसेस होते हैं इनको कंट्रोल करता है कि कौन सी चीज़ें बाहर आ रही हैं, कौन सी अंदर जा रही हैं, इसका ये ध्यान प्रॉपर रखता है। साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करके रखता है, ये आपको दिख ही रहा है सेल के स्ट्रक्चर से। फॉर्म्स मेसोसोम्स बाय इनफोल्डिंग, और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें देखो ये इनफोल्डिंग्स बने हुए हैं, ये सारा क्या है, मेसोसोम है। ये क्या करता है कि ये अंदर से इनफोल्डिंग बना लेता है सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही इनफोल्ड करके, खुद को फोल्ड करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या बना देता है, मेसोसोम बना देता है, जो कि इसका भी काफ़ी बड़ा रोल है। रेस्पायरेशन वगैरह, रिप्रोडक्शन वगैरह, ये सब में भी इसका काफ़ी बड़ा रोल होता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये समझ आ गया। एनसीईआरटी हाईलाइट, यहाँ पे देखो एनसीईआरटी की लाइन क्या है, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का, मतलब इसका एक फीचर है। ठीक है, ये हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स ट्रांसपोर्ट एंड फॉर्म्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स इन प्रोकैरियोट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट को प्रोकैरियोटिक सेल में वो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स होता है उसको कंट्रोल करता है, और खुद में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म करता है, जैसे कि मेसोसोम, और उसके भी अलग फंक्शन होते हैं, हम लोग अगली स्लाइड में वही पढ़ेंगे। आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, साइटोप्लाज्म। यहाँ हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग शुरू करते हैं साइटोप्लाज्म से। ठीक है, एक सेकंड इसे बड़ा कर लेते हैं। हाँ, हो गया। तो ये क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है फिलिंग द सेल। ये आप लोग को मैं लास्ट में भी बताई थी फर्स्ट लेक्चर में कि सेल के अंदर जो होता है वो जेली लाइक प्रेजेंट होता है,
जो कि सेमी फ्लूइड होता है, ना लिक्विड होता है पूरा, ना ही सॉलिड होता है, वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि मोस्ट मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहीं पे हो रहे होते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं वो सारे सेल के साइटोप्लाज्म के एरिया में ही हो रहे होते हैं। और यही क्या करता है, हमारे सेल को लिविंग बना करके रखता है, और इस तरह से हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी ये काम कर रही होती है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में बताई थी, सेलुलर एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं। जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो सारा कहाँ हो रहा होता है, कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सब कुछ यहीं पे सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इसमें नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है। फिर क्या क्या, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म मेटाबॉलिकली एक्टिव मैट्रिक्स कंटेनिंग नॉन बाउंड स्ट्रक्चर्स। साइटोप्लाज्म बता रहे कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और ये नॉन बाउंड स्ट्रक्चर कंटेन करता है, मतलब इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते हैं, बेसिकली यही कह रहा है। अब इसके आगे मूव करेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि ये जेनेटिक मटेरियल, इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं जो कंटेन करती हैं जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में, वो जानेंगे। सॉरी वॉइस के लिए, थोड़ा गला ख़राब हो रखा है। ठीक है, लाइक कोचिंग में पढ़ाते पढ़ाते लाइक आवाज़ बैठ जाता है, थोड़ा इग्नोर करना। आगे पढ़ते हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में। तो यहाँ पे कह रहा है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, प्राइमरली द न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मेट। मतलब बेसिकली अगर हम लोग इसका जेनेटिक मटेरियल देखना चाहते हैं तो न्यूक्लियोइड और प्लाज्मेट ही इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन प्राइमरली किस पे फोकस करते हैं हम लोग, न्यूक्लियोइड पे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है डीएनए, जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में, प्लाज्मेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पहले हम लोग न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ेंगे जो कि जेनेटिक मटेरियल है असली अपना, उसके बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ये कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, देखो नॉर्मली ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है साइटोप्लाज्म में। फिर डीएनए जो रहते हैं वो फ्रीली सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, डीएनए ऐसे ही फ्री पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में डीएनए इज नेकेड, नो हिस्टोन। इसमें जो डीएनए होता है इसको बाइंड करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हिस्टोन प्रोटीन होता है एक जो कि डीएनए को बाइंड करने में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पे हिस्टोन एब्सेंट होता है, इसी वजह से डीएनए ऐसी फ्रीली साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है इसमें, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में। और जेनेटिक मटेरियल इज नॉट क्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये फिर से बता रहा है कि इसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, ये फ्रीली ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है साइटोप्लाज्म में। अब आती है बारी प्लाज्मेट की। तो प्लाज्मेट क्या है, ये कैरी करता है एक्स्ट्रा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है सेल का कि एक्स्ट्रा जेनेटिकली और क्या होना चाहिए, क्या कैसे वेरिएशन वगैरह, वो सारा कुछ ये कंटेन करता है। प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, आर प्लाज्मेट। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि क्या हो गया, आर प्लाज्मेट हो गए। ट्रांसफ़र करता है यूजफुल जीन्स, ट्रांसफ़र करता है किसके बीच, बैक्टीरिया के बीच में, जिसको हम लोग कंजुगेशन पढ़े हुए थे, हम लोग 10th क्लास में पढ़े हो कंजुगेशन, तो ये वो करता है। ठीक है, यूजफुल जीन्स को बैक्टीरिया के बीच में कंजुगेशन के थ्रू ये एक्सचेंज करता है। ठीक है, यूज्ड एक्सटेंसिवली इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें ये वेक्टर्स के थ्रू ये काम कर रहा होता है। देखो प्लाज्मेट का सिंपल काम क्या बताया गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। डिटेल में हम लोग आगे और भी जाएंगे, बट अभी के लिए इतना ही जानना हमारे लिए अच्छा है। प्लाज्मेट कॉन्फर यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स सच एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया। तो ये सारी लाइंस आपको अभी समझ नहीं आ रही होंगी, तो ये सारा कुछ मैं फिर से लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस मत खोना, पेशेंस के साथ चलना, पेशेंस के साथ पढ़ोगे तो सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ अ मेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एडिशनल स्मॉलर प्लाज्मेट। तो यहाँ पे न्यूक्लियोइड और प्लाज्मेट की ही बात कर रहा है कि न्यूक्लियोइड यहाँ पे मेन जेनेटिक मटेरियल है और प्लाज्मेट जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आप सबको। अब आगे नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं डिटेल में, बट डिटेल में नहीं कह सकते, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रखा है यहाँ पे। तो हम लोग इसके बारे में जो लास्ट चीज़ें हैं
जो कि है हमारे राइबोसोम्स के बारे में और मेसोसोम्स के बारे में। तो हम लोग यहीं से पढ़ लेते हैं। और एक काम करते हैं, इस लेक्चर को हम लोग इतना ही शॉर्ट रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बारे में डिटेल में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू इतना ये लेक्चर देखने के लिए। और अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हो कि क्या चीज़ें आपको समझ नहीं आई। मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी और इस बार थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आवाज़ तो ऐसे ही मेरी बहुत कम आ रही होगी, बट थोड़ा एडजस्ट कर लेना, देख लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, पढ़ते रहो।